तो आज के आपके करंट अफेयर्स 25 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है वेटलैंड्स बारे। अब वेटलैंड क्या होते हैं ये बताने से पहले थोड़ी सी इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड दो। क्यों वेटलैंड्स इतने यूनिक होते हैं? देखो, इन्वायरमेंट के अंदर एक कंसेप्ट हम हमेशा पढ़ते होते हैं जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? बिल्कुल, एक तरह से आपकी इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो इकोसिस्टम अपने आप में पूरी एक यूनिक इन्वायरमेंट बन जाती है। मतलब एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, बहुत ही बड़ा वर्ड है। इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक टाइप के आपके वहां पे ऑर्गेनिजम्स जो रह रहे हैं और वो जो अपनी आसपास की इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज आपका एक फॉरेस्ट एज अ इकोसिस्टम बन गया। पूरा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो एक इकोसिस्टम के तौर पे बन गया कि पूरा का पूरा जंगल, उसके अंदर पेड़ भी हैं, अलग अलग जानवर भी रह रहे होंगे। इसमें जो नॉन लिविंग कंडीशंस है, कितनी इस फॉरेस्ट के अंदर सनलाइट आ पा रही है, कितनी आपकी रेनफॉल होती है साल में, सब कुछ यूनिक है। अब लेट्स सपोज इसी का ही अब दूसरा तोड़ के बताता हूं। ठीक है, अब आपके फॉरेस्ट अगर मैं वैसे क्लासिफाई करूं, देखो आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं जो आपके रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डायरेक्टली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होंगे जहां पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं, एक दूसरे के आसपास लगे हुए हैं। बरसात, रेन फॉरेस्ट है तो रेन बहुत ज्यादा है। ठीक है, नीचे तक आपकी सनलाइट नहीं पहुंच पाती, अपने आप में यूनिक है ना। धीरे धीरे जहां पे बारिश कम होती जाएगी, इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज आ सकता है कि यहाँ पे आते आते आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट, यही वाले फॉरेस्ट जहां पे बारिश कम होती हो, वहां पे ये फॉरेस्ट में आपस में पेड़ों में गैप आने लग गया, थोड़े थोड़े दूर होने लग गए, बारिश कम होगी, सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ गई, हर चीज क्लियर है। तो अब ये जो देखो, ये एक तरह से अगर मैं बोलूंगा है तो ये पूरा का पूरा जंगल का ही एरिया, पर इनके अंदर पेड़ों के टाइप और इनके अंदर जो जानवर रह रहे होंगे वो भी अलग अलग होंगे। आपके रेन फॉरेस्ट में अलग टाइप के जानवर रह रहे होंगे, पेड़ अलग टाइप के होंगे, यहाँ पे अलग होंगे। ये जो पूरा जंगल है जहां पे एक साइड से दूसरी साइड ये सब कुछ जा रहा है, बीच में एक ऐसा एरिया भी आएगा जहां पे आपके ये पेड़ अभी खत्म हो रहे हैं और ये वाले पेड़ अभी शुरू हो रहे हैं, दोनों का मिक्सचर क्रिएट हो रहा है ना। इस एरिया को कहते हैं, मतलब ये वाला इकोसिस्टम वन हो गया था, ये एक टाइप का इकोसिस्टम हो गया, ये दूसरे टाइप का कर दिया नहीं, ये दूसरे टाइप का इकोसिस्टम हो गया। सेंटर में ये ट्रांजिशन का जो एरिया हुआ, ये बीच में ट्रांजिशन आ रहा है ना, दोनों साइड से, एक साइड से दूसरी साइड को जा रहे हैं, ट्रांजिशन है, चेंज आ रहा है। इन्वायरमेंट में जब भी ऐसा कोई चेंज आता है, ये जो चेंज वाला एरिया होता है, इसे क्या कहते हैं? इकोटोन का एरिया। ठीक है, जहां पे आपका एक इकोसिस्टम खत्म होता है और दूसरा इकोसिस्टम शुरू होता है। ये जो ट्रांजिशन का जोन हुआ, जो इकोटोन हुआ, यहाँ पे देखो आम दिनों में यहाँ के पेड़ भी पाए जा रहे हैं, दोनों साइड के पेड़ भी पाए जा रहे हैं, दोनों साइड के जो आपके जानवर होंगे वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तो घूमते आते रहेंगे ना। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी कंफर्टेबल इलाका है। इस कारण इकोटोन में डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है। डाइवर्सिटी का मतलब है किस किस मल्टीपल टाइप के, कितने प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे, कितने टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे, वो उतना डाइवर्स एरिया होता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के पाए जाएंगे, तो इस कारण इकोटोन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भरा एरिया होता है। क्लियर है? तो ये जो हाईएस्ट डाइवर्सिटी का एरिया है, इसी के कारण
ये रीजन यूनिक बन जाते हैं, इन्हें बचाना सबसे ज्यादा यूनिक बन जाता है क्योंकि ये दोनों साइड के प्लांट्स और एनिमल्स को होल्ड करता है। अब आज के करंट अफेयर के ऊपर आते हैं। आज हमारा जो करंट अफेयर था वो था वेटलैंड्स के ऊपर। देखो वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स एक तरह से ऐसे कोई भी एरिया जहां पे शैलो वाटर खड़ा हो, स्टैंडिंग वाटर हो शैलो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 फीट हाइट। सर हाँ जी सर अभी आपने इकोटोन के लिए एक वर्ड यूज किया था ना, हाईली न्यूट्रिशियस यूज किया था, क्या किया था कि क्या होते हैं हाईली? ये आपके कौन से, ये मतलब कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, हाईली डाइवर्स होते हैं। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू सर। डाइवर्सिटी। जो आपके वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स ऐसा कोई भी एरिया हो सकता है जहां पे मैक्सिमम 6 फुट तक पानी हो, इससे ऊपर पानी ना हो, बस 6 फुट मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कोई भी देखो एक डाउन एरिया बना हुआ है, और ये पानी भी जो है ये जरूरी नहीं है कि सारा साल हो, ठीक है। ये पानी परमानेंटली भी यहाँ पे हो सकता है या सीजनल, ठीक है। जब आपके बारिश हुई शायद तब उस एरिया में, तब यहाँ पे आपके सारा का सारा एरिया आपके पानी से भर गया। अब इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर ना, क्योंकि ज्यादा इसकी हाइट नहीं है, कई इसके अंदर से ग्रासेस भी बाहर निकल आते हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो पानी के अंदर भी उग पाते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी रूट्स ले लेते हैं। प्लस अगर जो ये बिल्कुल ही साइड का शैलो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर चल के भी आ सकते हैं, और जो आपके पेलिकन जैसे या और कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो एरिया में ही आके रहते होते हैं। वेटलैंड अपने आप में एक इकोटोन बन जाता है इसमें, क्योंकि यहां पे आपके फिशेस भी रह रही होंगी, ठीक है, आपके फिशेस भी रह रही हैं, लैंड एनिमल्स भी आके इस पानी के अंदर लेट्स सपोज सिर्फ पानी पी के जा रहे हैं या नहा के जा रहे हैं या कुछ टाइम आके बैठ के जा रहे हैं। कई जानवर जैसे तुम हिप्पोपोटामस को देखोगे ना, वो हमेशा पानी में बैठा होता है। उसका एक स्पेसिफिक कारण है, मतलब है वो लैंड का जानवर, पर वो पानी में क्या करता रहता है, इतना भारी जानवर, उसका शरीर इतना गर्म हो जाता है ना गर्मियों में, अगर वो बाहर रहेगा मर जाएगा। तो उसे अपने आप को बार बार ठंडा करने के लिए पानी के अंदर आना पड़ता है, वो सारा दिन पानी के अंदर ही बिताता है, ठीक है, बहुत रेयरली ही बाहर जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए उन्हें, मतलब ऐसे दोनों साइड के जानवर आ रहे हैं, यूनिक एरिया बन गया, तो आपके वेटलैंड्स भी इकोटोन होते हैं। अब वेटलैंड्स आप किने किने बोल सकते हो, देखो आपके आम जो कोई भी तालाब हो गया या बड़ी लेक होगी, ये भी वेटलैंड है। सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड है ना, उन्हें भी तुम वेटलैंड्स कहोगे। कब देखते हो ना, जब आपके राइस का सीजन आता है उसे भी फ्लड किया जाता है, मैंने कहा ना टेम्पररी फ्लडिंग भी होगी उसे, तब भी वेटलैंड बोला। ऐसा कोई भी जमीन जिसके ऊपर पानी कुछ टाइम खड़ा रह सकता है वो वेटलैंड बन सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक छोटा सा खड्डा करके रखा है, ऑब्वियसली लैंड एरिया बड़ा हो, पर उसे आप वेटलैंड रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेटलैंड्स के टाइप है। अब आपके इनके अंदर जो पानी है, पानी आपका फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ताजा पानी भी हो सकता है, ठीक है, या सेलाइन यानी कि नमकीन भी हो सकता है। अगर ये वेटलैंड जो है ये समुद्र की साइड बन गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नमकीन पानी आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके किसी भी टाइप का पानी आ सकता है। पॉन्ड्स एंड लेक 6 फीट से डीप भी हो सकती हैं, पर उनके बिल्कुल जो डेप्थ का एरिया आ जाता है, वहां पे जाके डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है ना। सिर्फ उसकी जो बाहर एक्सटर्नल बाउंड्री बनती है, अगर आप किसी भी लेक जाते हो, लेक के हमेशा आसपास देखना पेड़ उगे पड़े होंगे जो पानी के अंदर तक डिप हुए पड़े होंगे, पर जो बिल्कुल लेक का सेंटर होगा, जहां पे जाके अगर लेक 6 फीट से भी डीप हो जाती है, वहां जाके देखना कि वहां पे कोई ऐसे तुम्हें ग्रासेस अलग से नहीं दिख रहे होंगे, वो रेयर चीज है। अगर बहुत ही पोल्यूटेड लेक होगी वो तभी होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अब उसमें क्या है, तभी तो ये इकोटोन का एरिया, फिर क्या होता है अगर लेक बहुत बड़ी है ना, इकोटोन का एरिया बाउंड्रीज पे लिमिट हो जाता है। पर ओवरऑल आपको कभी अगर ये आया कि लेक इकोटोन है या नहीं, वो सही ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन को बिना। एग्री मतलब एक साइड नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड भी है ना जो, वो भी आपका वेटलैंड बन जाता है। जैसे जब हम राइस के टाइम फ्लडिंग करते हैं,
लैंड के ऊपर कुछ चाहे दिनों के लिए पानी तो खड़ा हुआ है ना, वो जो पानी खड़ा हुआ है उतने दिनों के लिए वो एज अ इकोटोन काम कर रहा है, वेटलैंड काम कर रहा है। नहीं, मैनग्रोव्स वेटलैंड में नहीं उगते। सी वेटलैंड मैनग्रोव्स जो हैं, मैनग्रोव्स इन स्पेसिफिक वेटलैंड्स के आगे नहीं उगते। मैनग्रोव एक पेड़ है खास जो कहाँ उगता है, जहां पे आपकी जो रिवर्स हैं ये जाके समुद्र में गिरती हैं। हाँ बिल्कुल, तो आज जहां पे डेल्टा बन गया, बिल्कुल जहां पे रिवर समुद्र में जाके गिरी, तो यहाँ पे आपके मैनग्रोव्स उगना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कोई कट लग गया था, 3 साइड से पानी ब्लॉक होना चाहिए, तभी आपका वेटलैंड, पानी रुका होना चाहिए। तो पानी अगर रुका नहीं है वो वेटलैंड नहीं है। रिवर में तो पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी रुका होना चाहिए। वेटलैंड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी ही है। आप कभी लेक्स में पानी चलता हुआ थोड़ी देखते हैं, बस उसमें हल्का सा मोशन होता है, पर पानी अपने आप में तो वही है ना, पानी कहीं नहीं जा रहा, तो वेटलैंड्स उन्हें रेफर करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मैनग्रोव्स की इन्वायरमेंट में हर टाइम पानी रहता है, पर वो पानी फ्लोइंग होता है, वो पानी रुका नहीं होता कभी भी। रिवर्स आ गई ना, रिवर्स कहाँ रुकी हुई है, रिवर स्लोली चल रही होती हैं, उनके नीचे रिवर का फ्लो स्लो होता है पर रिवर चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा मिट्टी उठाई होती है, रिवर बहुत स्लो हो जाती है, पर हमेशा पानी देखना वो चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये वेटलैंड्स के बारे, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारे पॉइंट्स है। अच्छा, वेटलैंड्स दुनिया में सारे कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाते हैं अंटार्कटिका को छोड़ के। क्यों? बर्फ है वहां, तो लैंड नहीं है। जो अंटार्कटिका है मतलब लैंड है वहां पे, पर वो लैंड इतने फीट नीचे दब चुका है कि हमें लैंड नहीं मिलता। जब लैंड ही नहीं मिलता तो वेटलैंड कैसे बन जाएंगे? ठीक है, मतलब पहले मेल्ट भी होना चाहिए, पर मेल्ट होने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, वो तो सारी की सारी आइस है। इस कारण ये चीज, इस लाइन को याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला एक रिवर के बारे आपका करंट अफेयर आया हुआ है, साबरमती रिवर। देखो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम और बहुत सारी जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है नदियों को साफ करने के लिए। नदियों को साफ करना क्यों जरूरी है? गंदा भी तो रहने दे सकते थे। बिल्कुल, एक तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है जो उसके अंदर रह रहे हैं, दूसरा अगर हम उस पानी को यूज करते हैं हमें बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके ना कुछ इंडिया के शहरों में, जैसे कानपुर की लेटेस्ट, मतलब कुछ टाइम पहले कानपुर की रिपोर्ट आई हुई थी, कानपुर के अंदर ना बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीजेस हुई हुई है। उन स्किन डिजीजेस का होने का कारण जो है वो है आपके गंगा रिवर के अंदर का पोल्यूशन। गंगा के अंदर इतने आपके केमिकल्स गिरे हुए हैं या कुछ भी, तो जिन घरों में वो गंगा का पानी डायरेक्टली जा रहा है ना बिना प्यूरिफिकेशन के, वो सारे केमिकल्स भी उनके पानी में आ रहे हैं, वो वही पी रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं, तो उनके स्किन के ऊपर स्किन डिजीजेस हो गई है। तो इस कारण अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर पे लगी हुई है कि हम नदियों को साफ कर सकें। वैसे ही आपकी ये गुजरात की नदी आई हुई है साबरमती, जो बहुत ही हाईली पोल्यूटेड है, बहुत ही गंदी हुई पड़ी है ये भी, पर इसे साफ करने की कोशिश चल रही है, पर 200 करोड़ लगा के भी अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज पड़ जाती है वो है साबरमती रिवर के बारे पॉइंट्स। ये इंडिया की वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखो इंडिया की ज्यादातर नदियां ना ईस्ट की साइड को फ्लो करती हैं। अगर आप इंडिया के सारा देखोगे, हमारी गंगा जैसी रिवर्स भी, गोदावरी, महानदी, ठीक है, फिर कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी बड़ी रिवर्स जाके सारी की सारी कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। बहुत कम नदियां हैं, ये सारी शुरू यहाँ पे पहाड़ों की रेंज एक है जहां से शुरू होती है। कौन सी पहाड़ों की रेंज है यहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स।
आपकी इंडिया का रफ एक आउटलुक। ठीक है, आपकी गंगा भी इधर गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी साउथ की सारी रिवर्स, ज्यादा से ज्यादा मतलब ऊपर बिल्कुल नहीं, थोड़े ज्यादा लंबे पहाड़ बना दिए। चलो, यहां पे आपके पहाड़ों की एक रेंज है जिन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये गोदावरी, कृष्णा जैसी, कावेरी जैसी जो नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं और ये सारी की सारी जाके गिरती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में। आपकी हिमालय तो ऊपर, सॉरी गंगा तो ऊपर हिमालय से आती है, ठीक है, पर ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्योंकि बात क्या है, अगर मैं पूरे इंडिया का टिल्ट बताऊं, इंडिया पे ना थोड़ा सा ईस्टर्न साइड से इंडिया झुका हुआ है, ठीक है, तो कोई भी चीज होगी वो अपने आप इस साइड को फ्लो करेगी। तो इसी तरीके से आपके इंडिया में ना ये इस तरीके से ये सारा का सारा क्रिएट हुआ है। पर रेयरली आपकी कोई नदी इस साइड को जाती है, जैसे नर्मदा, तापी, आपकी साबरमती, उसके बाद घूम के इंडस, जो यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से पास होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से कौन सी साइड के समुद्र में गिरती है, अरेबियन सी। तो यहाँ पे जाके ये नदियां गिरती हैं। तो बाकी भी इंडिया में कुछ है नीचे वाली साइड पर, इनका पाथ देखोगे ना, इनका एक तो पाथ बहुत छोटा है, जो नीचे खासकर साउथ इंडिया की जो नदी है उनका पाथ बहुत ही छोटा है, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के बियॉन्ड कोई ज्यादा जमीन बचती नहीं है, ठीक है। ये इस साइड वेस्टर्न घाट से नहीं इसलिए कहते हैं, इस साइड पे पहाड़ है वो ईस्टर्न घाट्स है, वो टूटे हुए हैं वैसे से दिखते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स पूरे जुड़े हुए हैं वेस्ट साइड पे। अब ये जो नदियां हैं इसमें से, तो ये जो नदियां देखो डायरेक्शन में बात करोगे, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, जो नदियां इस साइड को जाएंगी उन्हें हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी कह देते हैं। तो आपको किसी भी टाइप से है कि अरेबियन सी में जाने वाली नदियां कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी हैं, तो इन सबके नाम आ सकते हैं। और भी कुछ साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे कि गोवा की लाइफलाइन कौन सी रिवर है, बिल्कुल मांडवी, माधई, जैसे भी तुम इसे कहना चाहते हैं, ठीक है, ये गोवा की सबसे मेन रिवर है, ये भी जाके अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो ऐसी रिवर्स वो सब कुछ। इसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है, देखो साबरमती रिवर जो है वो अरावली रेंज से शुरू होती है और ये अरेबियन सी के भी गल्फ ऑफ खंबत में जाके गिरती है। अब ये गल्फ ऑफ खंबत क्या है, और सबसे पहले गल्फ होते क्या है, देखो गल्फ हम ज्योग्राफी में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये इंडिया का जो माउथ है ना गुजरात की साइड को, कहीं पे भी जहां पे वाटर तीन साइड से सराउंड हो जाता है, लैंड से तीन साइड से सराउंड हो जाता है, उसे कहते हैं गल्फ बन गया या बे बन गया। बे और गल्फ इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, पर दुनिया में नाम रख दिए गए हैं, ठीक है, जिसे जिस नाम से बुलाते हैं। अब यहां पे भी आपका गल्फ बन गया, तीन साइड से सराउंडेड है ना, ये भी आपका गल्फ बन गया, तीन साइड से सराउंडेड है। ये जो बीच में गुजरात का ये मुंह है, इसे कहते हैं, कौन सा गल्फ है ये, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये जो आपका गल्फ है ये है गल्फ ऑफ खंबत, या इसे कैम्बे भी कह देते हैं, जिस मर्जी नाम से आ जाए, इसके दो नाम है। एक ही बात है, ब्रिटिश ने इसका नाम गल्फ ऑफ कैम्बे रखा था, हमने इसका नाम गल्फ ऑफ खंबत रखा हुआ है, तो दोनों नामों से ये जाना जाता है। कई जगहों पे कैम्बे लिखा होगा, कई जगहों पे खंबत लिखा होगा, जगह वही है, वही पानी है, वही चीज है, बस इसके दो नाम है, ठीक है। तो ये आपकी जो साबरमती रिवर है वो यहीं आके इसके अंदर आके ही गिरती है, ठीक है, यहां से आके वो अरेबियन सी से मिक्स होती है, यहां से ये बनती है, क्लियर है। अब ये जो इसका बेसिन है, बेसिन होता है ये किस एरिया को पानी सप्लाई करती है, वो एक सेमी एरिड जोन है। सेमी एरिड कैसे इलाका होता है, एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा सर, बिल्कुल, जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है, सूखा हो गया, बिल्कुल एरिया ड्राई पड़ गया। सेमी एरिड जैसे बस जहां पे थोड़ी बहुत ही बारिश होती है, कोई साल की बहुत ज्यादा हैवी रेंज नहीं होती, जैसे पंजाब और हरियाणा की जो जमीनें हैं, इस पूरे एरिया और पाकिस्तान का पूरा एरिया भी आ गया,
इस पूरे इलाके को ही सेमी एरिड कहते हैं। यहाँ पे आपकी वेजिटेशन होती है, ऐसा नहीं है सूखा पड़ा हुआ है, पर कोई बारिश ज्यादा नहीं होती है। ऐसा थोड़ी है हमारे सारे साल ही बारिश चलती रहती है, हमारे तो मानसून भी बहुत ही छोटे पीरियड का आता है। ठीक है, मानसून कब शुरू होता है अगर क्वेश्चन आए दिल्ली में? 1 जून को तो क्या कहते हैं, इंडिया आता है 5 जून को। 15 जून सर। नहीं, 15 जुलाई। एक्चुअली जो मॉनसून स्टार्टिंग डेट है ना वो 15 जुलाई है इन स्टेट्स के लिए। तो बाकी सारे इंडिया में 1 जून को शुरू हो चुका होता है मॉनसून, हमें 15 जुलाई को जाके आता है। एक पूरा पैटर्न है, वो पूरा पैटर्न पढ़ेंगे कैसे कैसे मॉनसून आगे बढ़ता है। किसी करंट अफेयर में कभी आ गया, मतलब मॉनसून आएगा तो वो पैटर्न भी आएगा, उस टाइम करंट अफेयर में भी आ जाएगा, सब्जेक्ट में भी आ जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट में कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सी रिवर्स आके इसमें गिरती हैं और इसे बनाती हैं। तो मैंने यहाँ पे इन सबके नाम लिख दिए हैं, आपको ये सारे नाम पेपर के लिए याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वत्रक, वकाल, हाथमट्टी और हरनाव और सी, ये आपकी सारी के सारी रिवर्स मिलके बनाती हैं साबरमती को। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री कंटेक्स्ट भी पूछ लूं, और नहीं आता तो मैं ऑब्वियसली बता दूं। हिस्ट्री के अंदर साबरमती नाम किसी चीज से मशहूर है? गांधी। हाँ बिल्कुल, गांधी जी का साबरमती आश्रम। एक फैक्ट साथ में जुड़ा हुआ बताना चाहता हूं। गांधी जी ने अपना साबरमती आश्रम कब छोड़ दिया था और इंडिपेंडेंस तक, कब उन्होंने बोला था कि आज मैं साबरमती आश्रम छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं साबरमती में तभी वापस आऊंगा जब आजादी आ जाएगी। बिल्कुल बिफोर द स्टार्टिंग, जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी 1930 में, 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह, जो डांडी मार्च करवाई थी, हाँ 13 मार्च 1930। ठीक है, तो उस टाइम पे जब उन्होंने सोचा कि अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो रही है, वही माना गया कि बस अब इंडिपेंडेंस लेके रहनी है। तो अब जब इंडिपेंडेंस लेके रहनी है तो उन्होंने कहा था अब मैं तब तक साबरमती नहीं वापस आऊंगा। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस तो 1932 2 साल में खत्म हो गया, आजादी तो आई नहीं थी। फिर गांधी जी कहां जाके रहे, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। वर्धाश्रम सर। वर्धा। ठीक है, वर्धा आपकी जगह है, वो उन्होंने वर्धा का जो आश्रम है वहां जाके उन्होंने सेट किया, साबरमती वापस नहीं आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर पेपर का, ये वर्धा आश्रम का जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होने के बाद गांधी जी कहाँ रहते थे। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो मैंने इससे सोचा तुम्हें साबरमती के साथ ही ये फैक्ट भी बता दूं। थर्ड आपका करंट अफेयर है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, IFC IOR। अब इंडिया क्या कर रहा है, देखो हमारी नेवी की कोई ना कोई लिमिट है। दुनिया में 2 टाइप की नेवीज होती हैं, एक होती है आपकी ब्लू वाटर नेवी, एक होती है आपकी ग्रीन वाटर नेवी। मतलब इससे छोटी वालों को तो चलो कंसिडर ही नहीं करना, ऐसा तो ब्राउन वाटर इससे भी छोटा हो गया, पर हमारे लिए सिर्फ 2 नेवीज के स्टेटस मैटर करते हैं, ब्लू वाटर नेवी और ग्रीन वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी किसी को पता है क्या होती है? ब्लू वाटर नेवी, हाँ जी सर जो अमेरिका सर। दुनिया में सिर्फ एक ही ब्लू वाटर नेवी है, वो है अमेरिका। ब्लू वाटर नेवी ऐसी नेवी होती है जो पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस फील करवा पाए, उनकी पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब पे डोमिनेशन। ठीक है, वो जहां पे फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं दुनिया में कहीं पे भी अटैक करने की। ठीक है, विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ग्रीन वाटर नेवी, इंडिया, चाइना, हम सारे के सारे, यूके, फ्रांस, अब सारी ये कंट्रीज जो हैं इन सबकी ग्रीन वाटर नेवी है। रशिया ग्रीन वाटर नेवी है ये।
ग्रीन वाटर नेवी का क्या मतलब है कि हम अपने रीजन के अंदर अंदर डोमिनेंस महसूस करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे आसपास जितना इंडियन अरेबियन सी का पानी है, या बे ऑफ बंगाल का पानी है, या कुछ इंडियन ओशन का नीचे पानी है, हम यहां तक अपनी डोमिनेशन पूरी महसूस करवा सकते हैं कि हम पानी इस वाटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पर इसके बियॉन्ड हमारा असर खत्म हो जाता है और हमारी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे देखो अब दुनिया में थ्रेट क्या है हमारे लिए, चाइना जो राइज कर रहा है ना, चाइना का मेन फोकस एक्चुअली, जो चाइना हमें बॉर्डर पे तंग कर रहा है ना, उसका एक्चुअली लद्दाख से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब जो लद्दाख में इश्यू हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, उसका अगर स्ट्रैटेजिक, जो आपके चाइना का अपना एक पेपर लीक हो गया था, चाइना का क्या मानना है कि चाइना कभी भी इस बॉर्डर के ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सूखा हुआ एरिया ना, उसे क्या करना है, पर अगर वो इंडिया को इस बॉर्डर के ऊपर नहीं तंग करता, इंडिया इंडियन ओशन के अंदर और डोमिनेंस बढ़ाएगा। और चाइना उसे काउंटर करना चाहता है क्योंकि हमारा मिलिट्री बजट लिमिटेड है। अगर आर्मी की स्पेंडिंग बढ़ती है, नेवी की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। तो चाइना का रिसेंटली ये है कि अगर तुम इंडिया का ध्यान मैरीटाइम, मतलब पानी की साइड की सिक्योरिटी को कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि मैरीटाइम डोमिनेशन से हटाना चाहते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी से हटाना चाहते हो, हिमालयास में कुछ ना कुछ करते हैं ताकि इंडिया इस साइड पे बिजी रहे और उस साइड पे उसका फोकस हट जाए। ठीक है, पर ये क्योंकि पेपर लीक हो गया था तो इंडिया इस चीज को समझता है। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये सबसे ज्यादा अगर चाइना के ऊपर चेक रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चाइना के बारे इंफॉर्मेशन रखना कि कब कोई उसकी सबमरीन इंडियन ओशन के थ्रू पास कर रही है, ठीक है, कब उसकी कौन सी शिप कहां घूम रही है। अगर हम सारी सर्वेलेंस कर पाए, सारी इंफॉर्मेशन रख पाए, हमें किसी और चीज की तो प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये जो चीज है आपकी, जो इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें हैं, इसके चलते हुए आपके हमने क्या किया है, एक ना गुड़गांव में सेंटर एस्टैब्लिश किया, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 13 कंट्री से पार्टनरशिप कर चुके हैं, पर और भी देश हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे नेदरलैंड्स। इसमें क्या होगा, हम रीजनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनकी नेवीज भी यहीं पे घूम रही है, इन्होंने भी यहाँ पे रडार लगाए हैं, जैसे अमेरिका भी इसका पार्ट है हमारे इस इंफॉर्मेशन सेंटर का। हम सारे के सारे ये क्या करते हैं, हम ना ऑफिसर एक्सचेंज कर लेते हैं। इन्होंने भी अपने इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए हुए हैं, हमने भी अपना इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है। हम अपने ऑफिसर्स एक दूसरे की जगह पे एक एक ऑफिसर दोनों साइड पे पोस्ट कर देते हैं। उनका काम क्या है, सबसे पहले तो हमारी नेवीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, और दूसरा हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। ये एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, हर जगह से इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी हो पाए। तो अगर हम सारे देश मिलके चाइना के ऊपर नजर रखना चाहते हैं तो हम एक साथ नजर रख पाए। ठीक है, तो आराम से हम किसी भी थ्रेट को भी काउंटर कर पाएंगे, हमारी कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो जाएगी क्योंकि दोनों के ऑफिसर्स एक दूसरे की जगह पे हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज काम करती है। तो अब नेदरलैंड्स भी भेजना चाहते हैं हमारे गुड़गांव के सेंटर में अपना ऑफिस। ठीक है, फिर हमें भी भेजना पड़ेगा और कनेक्ट और बढ़ जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट? ब्लू घूम तो तुम भी गई सकते हो, मतलब घूमने को तो इंडिया की नेवी जहां मर्जी चली जाए, पर बात यही है ना कि क्या तुम अपने डोमिनेशन महसूस करवा पाओगे इस एरिया में। अमेरिका के पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं कि उसका पूरा का पूरा एक दल एक साथ ही चलता है, पूरा की पूरी जिसे कहते हैं कि फ्लीट एक साथ चलती है, पूरा कैरियर ग्रुप एक साथ चलता है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं 200 के करीब प्लेन्स लेके वो चल रहे होते हैं, 4 सबमरीन्स लेके चल रहे होते हैं, अटैकर्स, फ्रिगेट्स, ठीक है, सब कुछ तो होता है, एक पूरी बैटल स्टेशन साथ चल रही होती है। यानी तो उन्हें कहीं पे भी लड़ाई, इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर अंदर हमला कर सकता है। ठीक है, 12 घंटे से पहले मतलब वो पहले ही अपना हमला शुरू कर देगा। ठीक है, हमारा मतलब इसके काउंटर ये प्लानिंग है सी लॉन्ग टर्म में, तभी आपकी जो ये चीजों की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है ना, आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर की यही रिक्वायरमेंट है कि कौन जल्दी अपनी मूवमेंट कर पाएगा, उसके पास ही एडवांटेज रहेगी, हमेशा अपर हैंड रहेगा।
हमें ना ये चीज का एहसास अपनी फोर्सेस में हो गया था कि हमारी फोर्सेस मूवमेंट में बहुत स्लो है। हमने भी अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की। फिर पहले क्या था कि हमारी, जैसे मिलिट्री की बात करूं, जब 26/11 हुआ ना, एक बार इंडिया की ये सोच बन गई थी कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान पे हमला करना है। पर पाकिस्तान तक हमें बॉर्डर तक फोर्सेस मूव करते करते ही 2.5 महीने लग गए। उतने देर में पाकिस्तान भी तैयारी करके बैठ गया। अब अगर तब वॉर शुरू करते, हमारा भी तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो सरप्राइज एलिमेंट था वो तो खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इसके अंदर अगर कभी हमें हमला करना पड़े, हमने पहले ही फ्रंटियर एरियाज में इतनी फोर्स डिप्लॉय करके रखी होती है कि वो पहली स्ट्राइक कैपेबिलिटी शुरू कर दे, जितने में बाकी चीजें मूव करनी शुरू होंगी। ठीक है, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है कि इंडिया टैक्टिकल वे में किस तरीके से कभी पाकिस्तान के ऊपर मूव करना पड़े तो किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके एक कंट्री के बारे, आपके करंट अफेयर में था, आपको पता अगर नहीं है, एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ट्रेजेडी चल रही है इस टाइम पे इथोपिया में। इथोपिया का जो आपका टिग्रे है, टिग्रे क्या है? हाँ जी, आपका एरिया है, इसके ना नॉर्दर्न साइड पे, यहाँ पे ना टिग्रे पड़ता है। ठीक है, आपके यहाँ पे बहुत सारी, एक इथोपिया के अंदर ना सिविल वॉर छिड़ी हुई है। आपकी सिविल वॉर क्या होती है? जब एक ही देश के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स बन जाए और देश के अंदर ही लड़ाई होने लग जाए। यहाँ के इसके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बगावत कर दी है और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए कि आपके सरकार, क्योंकि बहुत ही करप्ट सरकार है इथोपिया की, और एक ही बंदा राज कर रहा है वहां पे पता नहीं कितने टाइम से, 30-40 साल हो गए उसे। तो उसे हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिए। पर सरकार क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? सरकार ने वहां पे जाने वाले जितने भी कैनाल्स थे, जिन एरिया में भी रेबेल्स हैं, मतलब जो भी बगावत कर रहे हैं, उन एरिया के लिए पिछले 2.5-3 महीने से पानी बंद करके रखा पड़ा। तो वहां पे लोग प्यास से मर रहे हैं। तो पहले तो उन्हें सबक सिखाने के लिए पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। अब रोज वहां पे बॉम्बिंग होती है, तो उनके वहां पे जो जितने इनोसेंट सिविलियंस भी उस एरिया में फंसे हुए हैं वो भी मर रहे हैं, और पूरी मतलब सारी दुनिया बस बैठ के देख रही है वो कह रहा है। ठीक है, तो किसी को पर्सनली इथोपिया जैसे देश में अभी इंटरेस्ट नहीं जाग रहा। ठीक है, गलत है, पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और इंटरनेशनल देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये है आपके इथोपिया का मैप। आपके इथोपिया के बीचों बीच ना एक ग्रेट रिफ्ट आ रही है। ग्रेट रिफ्ट क्या है कि देखो, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स है ना, कि धीरे धीरे अर्थ की प्लेट्स मूव करती रहती हैं, अर्थ को एक तभी आता है। आपके अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है? ये ना पूरी एक दरार आ रही है। तो अफ्रीका का लॉन्ग, आज से करोड़ों साल बाद, ये जो अफ्रीका का इतना एरिया है ना, ये बाकी अफ्रीका से टूट जाएगा। ये इतनी प्लेट एशिया, ऊपर एशिया बढ़ गया, एशिया की तरफ मूव कर रही है, ये दूसरी साइड को मूव कर रही है। ठीक है, इस साइड को भी नेचुरली ऊपर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। सारी दुनिया इसी तरीके से टूट टूट के बनी है, वैसे ही ये चीजें बनी। तो यहाँ पे नेचुरली ओवर द ईयर्स, मतलब ओवर द ईयर्स भी नहीं, लाखों सालों के अंदर इतने बड़े क्रैक्स बन गए कि यहाँ पे गैप्स बन गए थे। अब उन गैप्स के अंदर आपकी नदियां एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग जगह से। जैसे यहां से शुरू होती है आपकी, इथोपिया से शुरू होती है आपकी ब्लू नाइल। ठीक है, लेक ताना, जो आपकी नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर 2 रिवर्स को जोड़ के बनती है, ब्लू और व्हाइट नाइल। ये 2 रिवर्स हैं। ब्लू नाइल मिलेगी, व्हाइट नाइल मिलेगी, फिर जाके बनती है आपकी जो नाइल रिवर, जो आपको इजिप्ट में फेमस है। ठीक है, वो नाइल रिवर यहां से शुरू होती है। नाइल रिवर का भी क्या हाल हुआ है? इजिप्ट के अंदर नाइल सूखी पड़ी है, नाइल के अंदर बहुत ही कम पानी है। जिसे कहते थे ना कभी बहुत ज्यादा पानी वाली रिवर थी, बहुत ही ज्यादा अबंडेंट पानी इजिप्ट में वही सप्लाई करती थी। इन सब ने क्योंकि क्या किया, यहाँ पे डैम्स बना लिए, तो ब्लू नाइल से पानी नहीं आ रहा, व्हाइट नाइल से पानी नहीं आ रहा, नाइल तो अपने आप ही सूख जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा फर्क पड़ रहा है।
तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइल रिवर कहाँ, ब्लू नाइल कहाँ से शुरू होती है, ये रहा, ठीक है। कोई अंदर माउंटेन्स हैं उन्हें आप देख लो, लेक्स को देख लो, बस ये चीजों, इसके शहरों को नहीं देखना। ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये आपको नहीं याद करने, ऑब्वियसली हमें सिर्फ इंडिया के नेशनल पार्क्स याद रखने हैं। बाकी बस आपको ये चीजें पढ़नी होती हैं, डेजर्ट्स, लेक्स, और कहीं से कोई चीज शुरू हो रही है, ठीक है, बस क्लियर है। ये शहरों को भी नहीं पढ़ना जिनके नाम है, ठीक है। ब्लू नाइल तो रिवर है, मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। मतलब ये भी, सॉरी, ये भी रिवर्स के नाम है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाली दो इंपॉर्टेंट है, अवॉश और ब्लू नाइल, क्लियर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीपेक। पाकिस्तान ने इंडिया और यूएसए के ऊपर इल्जाम लगाया कि हम दोनों मिलके चाइना के और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को सैबोटाज करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, ये देखो, ये एक सीपेक है क्या, ये ना $1 बिलियन प्रोजेक्ट है जिसके अंडर चाइना क्या कर रहा है, चाइना लोन्स दे रहा है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान अपने देश के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर सके, जिसके अंदर बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, आपके रेलवे ट्रैक्स भी बनाए जा रहे हैं, पावर स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, थर्मल पावर स्टेशन, ये सब कुछ, हाइड्रो पावर स्टेशन, ये सब कुछ बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को एक तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है, जहां पे आपके पोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हर चीज, मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफाई किया जा रहा है। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये जो चाइना लोन दे रहा है ना, ये ऐसे इतने आसान लोन नहीं, मतलब पाकिस्तान के खुद के अंदर ये लोन पसंद नहीं किए जाते। पहले बात तो ये लोन के इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई रखे हैं चाइना ने, 35% तक भी पाकिस्तान को लोन दे रहा है। आम देशों को किसी भी, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज जैसे इंडिया ने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना हो ना, हमें लोन मिलेगा 1% से मैक्सिमम 5% के बीच। चाइना, पाकिस्तान को मिल रहा है 35% तक, क्योंकि चाइना को भरोसा ही नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिंदा रहेगी। जिन कंट्रीज के ऊपर भरोसा नहीं होता इकोनॉमिकली कि ये कंट्री कभी बैंकरप्ट हो सकती है, उन्हें हमेशा इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है, ताकि इंटरेस्ट से ही वसूल लिया जाए पैसा। तो पहले तो चाइना इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा चार्ज करता है, दूसरा चाइना का क्या मोटिव होता है वो भी मैं आगे जाकर बताऊंगा। चाइना ये लोन देता है। दूसरी ये लोन की कंडीशन है कि अगर तुमने ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट तुम सिर्फ चाइनीज कंपनीज को ही दे सकते हो। तो एक तरह से अपने ही लोगों को काम दिला दिया, अपनी कंपनीज को काम दिला दिया, ये पैसा फिर से चाइना में आ गया, रिसाइकल हो गया, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया बस एक लोन। वो लोन पोटेंशियल ये है कि देखो, अगर पाकिस्तान के अंदर रेलवेज बढ़ जाती है, मतलब बिजनेस बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, तो ऑब्वियसली लोन के लिए पैसा भी आ जाएगा, टैक्सेस की कलेक्शन बढ़ जाएगी ना। पर अगर टैक्सेस ना कलेक्ट हो पाए, ये लोन और इंटरेस्ट पेमेंट कहां से होगी? ये चाइना की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या करता है, दुनिया में ऐसे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों को ढूंढता है जिन्हें पैसे की जरूरत है। उन देशों को कहता है कि आपको पैसा चाहिए, मैं दूंगा, इंटरेस्ट रेट हाई रखता है। अब एक पॉइंट आएगा कि अगर ये प्रोजेक्ट ना चले तो लोन डिफॉल्ट होने वाला होगा, वो कंट्री नहीं पे कर पाएगी, तो कंट्री को चाइना के पास आना पड़ेगा कि देखो हम लोन नहीं दे सकते, आप कुछ और बताओ क्या कर सकते हैं। तो चाइना जो उस देश से करवाना चाहता है वो करवा पाता है, ठीक है। शायद उनके वहां पे अपनी मिलिट्री रखने को बोल दे कि मुझे अपने वहां पे मिलिट्री का एक स्टेशन दे दो, ठीक है, या ये बोले कि ये सारे प्रोजेक्ट सब मुझे हैंड ओवर कर दो और मैं अपनी मनमर्जी से चलाऊंगा, ठीक है। या आपके सर वो कंट्री को परचेज भी कर सकते हैं फिर? नहीं, देश को कोई परचेज नहीं कर सकता, पर हाँ ऐसा है कि सेटलमेंट के चलते हुए देश की कोई एक टेरिटरी ले ले। लेट्स सपोज उन्होंने सेटलमेंट ये उठाई कि पूरी टेरिटरी हमें दे दो। हाँ, श्रीलंका में जैसे एक पोर्ट है हम्बन टोटा, वो पोर्ट क्या कहते हैं, चाइना ने बनाया, चाइना ने बनाया, बिलियंस ऑफ डॉलर में बनवा दिया,
पर अब उसके लोन देने की कैपेसिटी श्रीलंका के पास नहीं है। तो चाइना ने क्या किया है, वो पूरा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया कि हम 99 ईयर्स के लिए हमें दे दो, भूल जाओ इस पोर्ट को और हम अपना खुद देख लेंगे। पर अब एक तरह से कंट्रोल छूट गया ना लॉन्ग टर्म पे। खतरा क्या है कि चाइना की नेवी भी तो वहां पे आके प्रेजेंस महसूस करवा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी यही हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा लोन्स हैं और इंटरेस्ट का बर्डन है। पाकिस्तान का जितना साल का बजट बनता है ना, उसका 85% लोन देने में जा रहा है, ठीक है। पर पाकिस्तान अभी भी इसमें लगा हुआ है। ये ऑलमोस्ट ओरिजिनली 47 बिलियन का था, अब तो ये उसे भी क्रॉस कर गया। अब 62 बिलियन डॉलर्स तक के लोन जा चुके हैं और पाकिस्तान को ये पे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब इसके कारण सिर्फ पाकिस्तान को लॉस ही लॉस हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। पर अब इंडिया के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं पाकिस्तान और चाइना मिलके? इस प्रोजेक्ट के कारण पाकिस्तान के अपने बहुत सारे लोग नाराज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी सरकार कंगाल हो रही है ना। बात तो यही है ना कि पॉलिटिशियन तो इसमें से पैसे खा जाते होंगे, पर अल्टीमेटली बर्डन तो लोगों के ऊपर आना है। लोगों के ऊपर टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और सरकार ने सब्सिडी सब कुछ देना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार का तो सारा बजट ही यहाँ पे जा रहा है लोन देने पे। तो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये प्रोजेक्ट्स को बनाने वाली चाइनीज कंपनी है ना, चाइना क्या करता है अपने साथ ना चाइनीज वर्कर भी लेके आता है। तो कई इलाकों पे आपके चाइनीज वर्कर को ना मार डालते हैं पाकिस्तानी। तो चाइना बहुत डरा हुआ है अपने वर्कर्स को लेके। वो पाकिस्तान को बार बार बोलता है कि हमारे वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, पर सारे वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक होते ही रहते हैं चाइना के। तो उसका उन्होंने इल्जाम लगाया इंडिया पे कि इंडिया ये फंडिंग कर रहा है इसकी, कि ये चीज खराब हो जाए। हो भी सकता है थोड़ी बहुत ही हम भी कर रहे हैं, पर लोगों के अंदर अपना खुद का गुस्सा भी है, ठीक है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर।